हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूनिट 4, जिसका ये पहला पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। अब हम लोग का पहला टॉपिक इस यूनिट का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस है, लेकिन उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, आखिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने बनाई हो, अपने इंटेलेक्ट से बनाई हो, अपने दिमाग से बनाई हो। तो उस प्रॉपर्टी पे आपके कुछ राइट आते हैं कि उस कॉपी को कोई ले नहीं सकता है, उसको कुछ चुरा नहीं सकता है। तो ये सारे राइट कौन कौन से होते हैं, कैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब फॉर्म होता है, वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिंपल वर्ड्स में क्या है? सिंपल वर्ड्स में आपने कोई चीज क्रिएट करी अपने इंटेलेक्ट से, वो चीज आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू intangible creation originating from the human intellect, एक ऐसा क्रिएशन जो कि ह्यूमन के दिमाग से, ह्यूमन के इंटेलेक्ट से बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है, often manifesting in tangible form and endowed with specific property rights। और आपने ये जो पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्रिएशन किया है, जो ओरिजिनेशन किया है, उसके रिलेटेड आपको बहुत से प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर बहुत से आते हैं। कॉपीराइट आता है, आपके कुछ और भी सारे राइट्स आते हैं जो हम लोग इसी में आगे देखेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया? सो एग्जांपल्स encompass a writer's copyright over literary work like books or articles, unique logo design symbolizing a business and its offering among others। तो बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है एक राइटर का, जो कि जिसने क्या किया है, जिसने एक बुक को लिखा है या फिर एक आर्टिकल को लिखा है। तो उसने अपना जो भी वहां पर लिखा है, जो भी लिटरेरी वर्क वहां पर किया है, उस पे उसको एक कॉपीराइट मिल सकता है। और वो पर्टिकुलर थिंग जो किसी बुक के राइटर ने बेसिकली वहां पर मेंशन करी है अपनी बुक में, वो चीज कोई और राइटर या फिर कोई और पर्सन वहां से उसको नहीं कॉपी कर सकता, उसको चीट नहीं कर सकता है। तो ये मेरा कॉपीराइट का रूल होता है। इसी के साथ साथ हम लोग आगे और भी देखेंगे कितने सारे मेरे लॉज होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा क्रिएशन जो आपके दिमाग का ओरिजिनेशन है, जो आपके ह्यूमन के इंटेलेक्ट का ओरिजिनेशन है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत से राइट्स भी मिले हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो हमारा यहाँ पर है भी इंपॉर्टेंट, हमारे सिलेबस के अंदर भी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्रिएटर को या फिर एक ओरिजिनेटर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं, वो मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईपीआर भी बोलते हैं। सो आईपीआर या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स refers to the legal rights given to the inventor or the creator to protect his invention or creation for a certain period of time। तो बेसिकली जो मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक ऐसे लीगल राइट्स होते हैं। अब ये लीगल राइट्स क्यों है? क्योंकि ये जो राइट्स हैं, ये लॉ में भी मेंशन है कि अगर आपने कॉपीराइट लिया हुआ है तो आपको कौन कौन से राइट्स मिल रहे हैं, अगर आपने पेटेंट करवा रखा है तो वहां से आपको कौन कौन से राइट्स मिल रहा है। तो ये लीगली मेंशन है, इसलिए यहाँ पर ये लीगल राइट्स होते हैं। और ये किसको दिए जाते हैं? जैसे मैंने बताया कि जो भी इन्वेंटर होगा, जो भी क्रिएटर होगा या फिर जो भी ओरिजिनेटर होगा, पर्टिकुलरली उस प्रॉपर्टी को क्रिएट करने वाला, उसको बनाने वाला मेरा इन्वेंटर कहलाता है। और उसको जो लीगल राइट्स मिलते हैं वो मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। अभी राइट्स क्यों दिए जाते हैं? ये राइट इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो पर्टिकुलर इन्वेंटर का, जिसने जो चीज इन्वेंट करी है, जो चीज बनाई है, उसको कोई यूज ना कर सके। वो बेसिकली वो जो इन्वेंशन है वो प्रोटेक्ट रह सके, सेफगार्ड रह सके। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज लिखी है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे अगर आप पेटेंट ले रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहता है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर किसी ने वहां पर आपका जो पर्टिकुलर मैटर है, अगर उसको बाय चांस सपोज करो उस प्रॉपर्टी को चीट करने की कोशिश करी, उसको स्टील करने की कोशिश करी, तो उस केस में वहां पर पेटेंट के राइट्स आपको मिलते हैं कि आपने इन्फ्रिंजमेंट किया है, जो भी पर्सन होगा, और वहां पर लॉ एक्शन लेगा। लेकिन अगर आपका पेटेंट एक्सपायर हो गया है, तो अब ऐसा भी है कि आज आपका पेटेंट आज तक है, कल आपका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, तो कल अगर किसी ने अगर आपका वहां पर स्टील करने की कोशिश की, तो लॉ में ऐसा है कि आपको वहां पर कोई जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बाद आपका पेटेंट काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही आपको ये राइट्स मिलते हैं, और आपको टाइम टू टाइम इनको रेन्यू करवाते रहना पड़ता है। ठीक है, फिर है these legal rights confer an exclusive right to the inventor or creator or his assignee to fully utilize his invention creation for a given period of time। तो इसमें यही बताया गया है कि जो इन्वेंटर है या फिर जो क्रिएटर है, उसने जो भी इन्वेंशन करी है वो एक टाइम पीरियड के लिए उस इन्वेंशन को यूटिलाइज कर सके, उस इन्वेंशन को यूज कर सके। ठीक है,
फिर है वाइड बॉडी ऑफ फेडरल एंड स्टेट लॉज प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव प्रॉपर्टी सच एज राइटिंग, म्यूजिक, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी एंड फिल्म्स। तो इतने सारे यहाँ पर लॉज आते हैं, इन सारे मेरे बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें किसी ने सपोज करो किसी ने कुछ लिखा तो वो चीज उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन गई। किसी ने कोई गाना लिखा, ठीक है, जैसे हमने देखा भी है कोई कंपोजर होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, तो वो लोग जो भी वहां पर लिरिक्स लिखते हैं वहां पर वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो इन्वेंशन है, वो ओरिजिनेशन है उनके ह्यूमन इंटेलेक्ट का, ठीक है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो पेंटिंग्स बनती हैं, जो पेंटर होते हैं जो पेंटिंग्स बनाते हैं, उसको आप लोग चीट नहीं कर सकते, वहां पर आप उसको स्टील नहीं कर सकते। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे लॉज मेरे बनाए गए हैं, लीगली भी और स्टेट लॉज भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ फोटोग्राफी में भी होता है और उसके साथ साथ फिल्म्स में भी होता है कि आप किसी की फिल्म्स जो है वहां पर भी नहीं आप स्टील कर सकते, वहां पर आप उसको नहीं चुरा सकते, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। फिर कलेक्टिवली दिस बॉडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, और ये सारे लॉज का अगर हम कलेक्टिव टर्म देखें तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बन जाता है, विच इंक्लूड, अब इन लॉ के अंदर क्या आ जाता है जो हमारे सिलेबस में भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर क्या आ गया, जैसे मैंने बताया कॉपीराइट, जो हमने राइटर वाला एग्जांपल लिया तो कॉपीराइट हो गया। नेक्स्ट मेरा ट्रेडमार्क है, फिर पेटेंट लॉज हैं, फिर ईच एप्लीकेबल इन वेरियस सिचुएशंस एंड ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ टेक्निकल रूल्स। जैसे मैंने बताया कि हर एक जो भी तुमको लोग को लॉ मिल रहे हैं यहाँ पर, उन सबके रूल्स अलग अलग हैं और उनका सबका ड्यूरेशन या फिर कितने टाइम तक आप उनको यूज कर सकते हो वो बेसिकली अलग रहता है, ठीक है। अब समझते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लो कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ये सब क्या होता है। बाकी इसका ब्रीफ, इसको कैसे हम लोग ले सकते हैं अपने पर्टिकुलर वर्क में कॉपीराइट, वो हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में और ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में पूछते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को समझाओ, तो आप लोग सबसे पहले क्या करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझाना, ठीक है। फिर समझाना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो है उसका कलेक्टिव टर्म है। उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में कौन कौन सी चीजें आ गई, कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, पेटेंट आ गया, इसके आगे हम लोग और भी चीजें देखेंगे, वो आप लोग वहां पर मेंशन कर देना, ठीक है। तो देखते हैं कॉपीराइट क्या है सबसे पहले। सो फेडरल कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क सच एज पेंटिंग्स, राइटिंग्स, आर्किटेक्चर, मूवीज, सॉफ्टवेयर, फोटोज, डांस एंड म्यूजिक। तो बेसिकली इन सब क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए हमारे कॉपीराइट का सिस्टम रखा गया, कॉपीराइट का लॉ रखा गया है, जहां पर आपने कौन से वर्क प्रोटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि पेंटिंग्स हो गया, जैसे हमने राइटर का भी एग्जांपल लिया था तो वहां पर राइटिंग हो गया, फिर आर्किटेक्चर हो गया, मूवीज का एग्जांपल हो गया, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया वहां पर, फिर कोई फोटो, डांस, म्यूजिक, तो ये सारी चीजें आप वहां पर कॉपीराइट कर सकते हो कि कोई भी चीज कॉपीराइट ना हो, आपका कोई सामान वहां पर स्टील ना कर सके। फिर है अ वर्क मस्ट मीट सर्टेन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू क्वालिफाई फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कॉपीराइट, जैसे हम लोग अभी पेटेंट में भी पढ़ेंगे कि आपको देखना है कि आपका जो इन्वेंशन है वो पेटेनेबल है कि नहीं, मतलब कि उस पर पेटेंट मिल सकता है कि नहीं, तो ये चीज आपको चेक करनी है। उसी तरह से कॉपीराइट का भी केस है कि आपका जो पर्टिकुलर जो वर्क है, जो क्रिएटिव वर्क आप बोल रहे हो कि आपको उसको कॉपीराइट करवाना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉपीराइट के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं वो आपका पर्टिकुलर वर्क क्वालिफाई कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो उस केस में आपको कॉपीराइट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर है द लेंथ ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो वैरीज डिपेंडिंग ऑन व्हेन द वर्क वाज क्रिएटेड और फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो ये मेरा कॉपीराइट होता है कि अपने इन सब वर्क्स को बेसिकली प्रोटेक्ट या उनको सेफगार्ड करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या है, ब्रांड नेम सच एज नाइकी एंड एप्पल एज वेल एज लोगोस, slogans and other devices that identify and distinguish products and services are protected under federal and state trademark law। देखो ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे कि नाइकी का जो है, जैसे आप लोग को नाइकी पता होगा, तो नाइकी का एक पर्टिकुलर सिंबल है, एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम है ना, इनका एक एक ट्रेडमार्क है कि नाइकी कोई और नहीं ले सकता। उसी तरह से जो एप्पल है उसका अपना सिंबल है, उसका अपना एक नाम है, उसका अपना एक ब्रांड नेम है। उसी के साथ साथ जो नाइकी है उसका लोगो अलग है, एप्पल का लोगो अलग है, ठीक है। उसके साथ साथ इनका जो स्लोगन होगा, जैसे बहुत से जो ब्रांड्स होते हैं वो अपना एक स्लोगन रखते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट ब्रांड्स हो गए, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनका एक स्लोगन होता है, तो ये स्लोगन भी कोई नहीं वहां से चुरा सकता है। तो ये बेसिकली ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, जो ब्रांड अपने बेसिकली वहां पर अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए
यूज करते हैं। तो अनलाइक कॉपीराइटेड वर्क, ट्रेडमार्क्स रिसीव डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन डिपेंडिंग ऑन न्यूमरस वेरिएबल including the consumer awareness of the trademark, the type of service and product it identifies, and geographic area in which the trademark is used. तो बेसिकली यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि हर एक डिफरेंट केस के लिए आपको अलग अलग लॉ दिए गए हैं। जैसे कॉपीराइट का एक हो गया, तो अगर आपको अपना कोई क्रिएटिव वर्क आपको वहां पर प्रोटेक्ट करना है तो आप कॉपीराइट यूज करो। ट्रेडमार्क आपका डिफरेंट केस में यूज होगा जब आपको अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करके रखना है, और इसी के साथ साथ आपको हर एक लॉ के साथ अलग अलग प्रोटेक्शन की चीजें मिलेंगी, और वो आपको देखना है कि आपको किस तरह का प्रोटेक्शन अपने वर्क को प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा राइट ऑफ पब्लिसिटी। अब ये क्या है? अ पैचवर्क ऑफ स्टेट लॉज नोज एज द राइट ऑफ पब्लिसिटी protects the image and name of a person. This law protects against the unauthorized use of a person name or image for commercial purposes. For example, the use of your picture on a books of serial. ठीक है, तो बेसिकली देखो राइट ऑफ पब्लिसिटी क्या होता है कि सपोज करो कि आप कोई मतलब सेलिब्रिटी हो, सपोज करो, ठीक है, आप कोई सेलिब्रिटी हो और आपकी जो फेस है, आपका जो चेहरा है, वो किसी भी मान लो किसी डिटर्जेंट कंपनी ने अपने डिटर्जेंट के पैकेट में लगा दिया सामने, और वो फेक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि आप एक तरह से ऐसा लगे कि आप उस डिटर्जेंट कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है बिना आपकी अथॉरिटी के, बिना आपकी परमिशन के, वो ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक लॉ बनाया गया है राइट ऑफ पब्लिसिटी। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि द यूज ऑफ योर पिक्चर ऑन अ बॉक्स ऑफ सीरियल, लिखा है कि दिस लॉ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड यूज, कि आप किसी भी पर्सन का नेम, कि आप ये पर्टिकुलर पर्सन है और ये इसको प्रमोट कर रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो उनकी अथॉरिटी के बिना, और इसके साथ साथ उसी पर्सन की इमेज भी आप नहीं यूज कर सकते हो। आपको उससे पूछना पड़ेगा, उससे अथॉरिटी लेनी पड़ेगी कि आप उसका बेसिकली अगर वो तैयार है अपना इमेज और अपना नाम शो करने के लिए कि हाँ मैं ही पब्लिसिटी कर रहा हूं, तो ये ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। और इसके लिए हमारा राइट ऑफ पब्लिसिटी भी बनाया गया है, एंड द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रोटेक्शन वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये हर स्टेट के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ट्रेड सीक्रेट। सो स्टेट एंड फेडरल ट्रेड सीक्रेट्स प्रोटेक्ट सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो कि जो KFC है, ठीक है, नहीं KFC का एग्जांपल नहीं, मैं मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल देती हूँ कि मैकडॉनल्ड्स जो है वो अपनी फ्राइज कैसे बनाता है। ठीक है, तो उनकी जो फ्राइज होती हैं, उनका फ्राइज का कोई एक अपना रेसिपी होगी, है ना, तो वो रेसिपी को प्रोटेक्ट करके रखना ताकि जो दूसरे हो गए कि जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको ना यूज कर सकें, वो उसको ना स्टील कर सकें। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली रखने को ही हम लोग ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। ट्रेड सीक्रेट क्यों? क्योंकि बेसिकली ट्रेड का जो उनका अपना सामान को बेचने का जो तरीका है, उसकी जो रेसिपी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको सीक्रेटली रखने को ही हम लोग ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। ठीक है, सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड सीक्रेट वुड बी अ कॉन्फिडेंशियल मार्केटिंग प्लान फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और द सीक्रेट रेसिपी फॉर अ ब्रांड ऑफ साल्सा। जैसे मैंने बताया अभी कि बेसिकली ट्रेड सीक्रेट क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने जो मार्केटिंग प्लान जो इंट्रोड्यूस किया है उसको बेसिकली सपोर्ट करके रखना है या फिर सेव करके रखना, या फिर आपकी कोई सीक्रेट रेसिपी, अब यहाँ पर सालसा का एग्जांपल है, आप लोग कोई भी एग्जांपल समझ लो, वो जो एग्जांपल है, वो जो रेसिपी है, उसको सीक्रेटली रखने को ही हम लोग ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। And the extent of trade secret protection depends on whether the information gives the business an advantage over competitors, is kept a secret and is known by the competitor. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन, वो भी डिपेंड करती है कैसे कैसे आपकी सिचुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा राइट ऑफ प्रिवेसी। So although not part of intellectual property law, state privacy laws preserve the right of all people to be left alone. Invasion of privacy occurs when someone publishes or publicly exploits information about another person's private affair. Invasion of privacy laws prevent you from intruding on, exposing private facts about or falsely portraying someone. The extent of this protection may vary if the subject is a public figure. फॉर एग्जाम्पल अ सेलिब्रिटी और अ पॉलिटिशियन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, किसी की प्राइवेसी को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर आप उसको इन्वेड कर रहे हो, तो ये राइट वहां पर लगता है कि आप किसी की प्राइवेसी को वहां पर बेसिकली इन्वेड नहीं कर सकते हो। वहां पर बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जिसको हम लोग राइट ऑफ प्राइवेसी कहते हैं, और ये जो इसकी प्रोटेक्शन होती है राइट ऑफ प्राइवेसी की, ये और ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई पब्लिक फिगर इन्वॉल्व हो। पब्लिक फिगर मतलब ऐसा फिगर जिसको लोग जानते हैं, एक ऐसा पर्सन जिससे लोग बेसिकली मोटिवेट होते हैं, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी, तो लोग उसको जानते हैं सेलिब्रिटी को,
और उसी तरह से हम लोग पॉलिटिशियन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऐसे सभी लोगों की जो प्रिवेसी है उसको मेंटेन करके रखने के लिए मेरा ये राइट ऑफ प्रिवेसी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरा पेटेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से हमारा पहला शुरू होता है पेटेंट का टॉपिक। तो पेटेंट क्या है? अ पेटेंट इज अ गवर्नमेंट ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू द ओरिजिनल इन्वेंटर और देयर असाइनी फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो जैसे मैंने बताया कि पेटेंट क्या है, पेटेंट एक गवर्नमेंट ग्रांट करती है और ये एक्सक्लूसिव राइट है। ये एक्सक्लूसिव राइट किसको मिलता है? या तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो इन्वेंटर है उसको, या फिर जो दूसरा पर्सन है जिसने असाइन किया है उसको, और लिमिटेड पीरियड के लिए। ये याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए मिलते हैं, बाद में आपको इनको रेन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, दिस इन एक्सचेंज फॉर पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन। The patent holder has the exclusive right to prevent others from using the patented product or process without authorization during the patent's duration. Once the patent term expires or if the renewable fee is not paid, the patented invention become accessible for the public use. तो जैसे मैंने बताया कि अगर इन्वेंटर क्या करेगा, जो भी इन्वेंटर होगा उस प्रोडक्ट का, उसको पब्लिक यूज से बचाने के लिए वो उसको पेटेंट करवाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि एक बार आपका पेटेंट का वो जो टाइम है वो खत्म हो जाता है, या फिर आपने जो रिन्यूएबल फीस है वो नहीं पे करी गवर्नमेंट को, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो पेटेनेबल नहीं रहेगा और उस केस में वो पब्लिक यूज हो सकता है, वहां पर कोई भी लॉ इसको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब आता है कि पेटेंट हमें ग्रांटी क्यों करना है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अपने जो भी इन्वेंशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको पेटेंट चाहिए। सो पेटेंट इंसेंटिवाइज इंडिविजुअल्स बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइडिंग टैंजिबल रिवॉर्ड्स फॉर द कमर्शियली वायबल इन्वेंशन। These incentives foster innovation, ensuring ongoing improvement the quality of human life. तो बेसिकली उनके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करके रखना ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके, इसीलिए वहां पर पेटेंट को ग्रांट करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सेलिएंट फीचर्स ऑफ पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिकली पेटेंट से रिलेटेड एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में। तो उसके कुछ फीचर्स हैं, अब ये पेपर में आता नहीं है लेकिन हाँ कभी कभी ये पूछ लेते हैं, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए कि लिस्ट सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट। तो उसको देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। सबसे पहला इसका फीचर है कि इसमें कुछ और ज्यादा क्लैरिफिकेशन करे गए इस एक्ट में कि जो ऐसी चीजें हैं जो नॉन पेटेनेबल हैं, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे इन्वेंशन जो पेटेनेबल नहीं हो सकते हैं, तो उनका क्या किया जाए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई थी। नेक्स्ट है मेरा स्टैंडर्डाइजिंग अ 20 ईयर पेटेंट टर्म। तो ये याद रखना कि पेटेंट जो होता है वो 20 ईयर्स के लिए मिलता है और उसके बाद आपको उसको रेन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इम्प्लीमेंटिंग अ रिवर्सल ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूव इन केसेस ऑफ प्रोसेस पेटेंट, इंट्रोड्यूसिंग प्रोविजंस फॉर कंपल्सरी लाइसेंसेस टू एड्रेस पब्लिक हेल्थ नीड। तो यहाँ पर लाइसेंस भी मिलते हैं ताकि जो पब्लिक हेल्थ की जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। रिमूविंग द प्रोविजन फॉर लाइसेंसिंग राइट्स। तो यहाँ पर जो राइट्स हैं उनको लाइसेंस नहीं किया जाता है। इम्प्लीमेंटिंग अ डेफर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम। तो एक एग्जामिनेशन सिस्टम भी बनाया गया पूरे पेटेंट्स को एग्जामिन करने के लिए। फिर रिक्वायरिंग मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन 18 मंथ्स आफ्टर फिलिंग। तो ये हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर होता है और कितना टाइम यहाँ पर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा अलाउइंग फॉर प्रोसेस पेटेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली सपोज करो किसी ने कोई इन्वेंट किया है तो वहां पर भी एक पेटेंट करने का एक तरीका बनाया गया। फिर एस्टैब्लिशिंग एन एपिलेट बोर्ड फॉर पेटेंट मैटर। तो एक एपिलेट बोर्ड भी बनाया गया यहाँ पर। उसके साथ साथ इंट्रोड्यूसिंग प्रोविजन फॉर पैरेलल इंपोर्ट। तो यहाँ पर इंपोर्ट से रिलेटेड भी एक बहुत सारे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुए। उसके साथ साथ इंक्लूडिंग एन एक्सेप्शन फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर यूजिंग अ पेटेंटेड इन्वेंशन टू ऑब्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर अ रिलेटेड प्रोडक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड भी चीजें बताई गई। और लास्ट है मेरा इनकॉर्पोरेटिंग मेजर्स टू सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो बायोडाइवर्सिटी और जो नॉलेज है जो ट्रेडिशनली अवेलेबल है उसको बेसिकली सेफगार्ड करने के लिए बहुत से मेजर्स इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।